अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमारी डिस्कशन हो रही थी आइलो मेथड पे, शायद ज़्यादातर बात हुई हमारी। कहाँ पे थे हम? ज़रा ठीक है। तो जी बिल्कुल, कल हमारी ज़्यादा डिस्कशन हाइलो मेथड पे ही रही और उसके अलावा हमने मार्कअप मार्जिन पे थोड़ी सी डिस्कशन की थी। तो कोई मसला कल के लेक्चर से, कोई आउटस्टैंडिंग पॉइंट, कोई क्वेरी किसी बच्चे के जहन में? कल हमने जो चीज़ डिस्कस की थी हाइलो मेथड से रिलेटेड, कि अगर हाइलो मेथड अप्लाई करते हुए जो सेकंड स्टेप है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, उसमें दो अजम्पशन में से कोई एक अजम्पशन भी एग्जिस्ट ना करे तो हमें हाइलो मेथड को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी की बजाय कोई और सी दो एक्टिविटी सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो हाइलो मेथड में वेरिएबल कॉस्ट के फार्मूला में कौन सी दो बेसिक अजम्पशन हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है? कौन बताएगा? या आप बताइए बेटा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, दिस इज वन अजम्पशन। एंड द सेकंड अजम्पशन हाइलो मेथड की, फिक्स्ड कॉस्ट भी हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी के दरमियान सेम है। मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी के दरमियान जो कॉस्ट में चेंज आया है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो फार्मूला हाइलो मेथड में हमने सीखा है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों अजम्पशंस होल्ड करती हों। लेकिन कल हमने दो एग्जांपल्स देखी थी जिनमें ये अजम्पशंस होल्ड नहीं कर रही थी। एक एग्जांपल हमने देखी थी जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट में स्टेप अप आ गया था हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी के दरमियान, और दूसरी एग्जांपल देखी थी जिसमें वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ गया था हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी के दरमियान। तो कोई एक भी अजम्पशन, इन दो बातों में से कोई एक भी बात एग्जिस्ट ना करे तो हम फिर हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी नहीं लेते। हम ऐसी दो एक्टिविटीज़ लेते हैं जिनके दरमियान वो दोनों अजम्पशन होल्ड करें। ऐसी दो एक्टिविटीज़ लो जिनके दरमियान आपस में फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम हो और जिनके दरमियान आपस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी कोई चेंज ना आए। तो ये थी हमारी जी कल की डिस्कशन। और आज हमने जैसे बात की थी, हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड कॉस्ट अकाउंटिंग का फिर अपने सामने ले आएँ। हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसमें कुछ चैप्टर्स हम कॉस्ट अकाउंटिंग के पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर्स हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर्स की जब अब मैं बात कर रहा हूँ तो उससे मुराद है ऐसे टूल्स सीखना जिनकी मदद से हम कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड डिटरमिन कर सकें। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सीखना है ना हमने कि एक प्रोडक्ट हमारी कितने की बनी, एक ये डाइस की कॉस्ट क्या है, एक ये डेस्क की कॉस्ट क्या है फर्नीचर वर्कशॉप में, एक इस चेयर की कॉस्ट क्या है हमारी वर्कशॉप में। हाउ टू मैयर दैट, जो टूल्स जिनकी मदद से हम कॉस्ट पर यूनिट मैयर करेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट कहलाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक्स कहलाएंगे। फिर हम कुछ टूल्स को ऐसे चैप्टर्स भी पढ़ेंगे जिनमें हमसे कहा जाएगा जी हम कुर्सी भी बनाते हैं, डेस्क भी बनाते हैं, डाइस भी बनाते हैं, बेतहाशा ऑर्डर हमारे पास हैं कुर्सी, डेस्क, डाइस के। व्हाट शुड बी आवर प्रोडक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में कितने डाइस बनाएं, कितने डेस्क बनाएं, कितने कुर्सियां बनाएं, हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या है बनाना। हमारे पास सबके ही ऑर्डर अवेलेबल हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन प्लान। कि भाई प्रोडक्शन प्लान बना के बताओ कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन प्लान क्या है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात है कि बिजनेस डिसीजन लेना है हमने, और बिजनेस डिसीजन लेने के लिए हमें इंफॉर्मेशन अरेंज करनी है इस अंदाज में कि जो मैनेजर्स हैं हमारे बिजनेस के वो ये फैसला कर सकें व्हाट शुड बी देयर प्रोडक्शन प्लान। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो हम इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सब्जेक्ट में हमारे तकरीबन 16 चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स कॉस्ट अकाउंटिंग के हम पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पढ़े होंगे। डिफरेंट टॉपिक्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देख रहे होंगे। तो ये पहला चैप्टर हम कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो चैप्टर है ये कॉस्ट अकाउंटिंग के एरिया से है।
इसके लिए जैसे मैंने कहा कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग की डिस्कशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा मज़ीद कॉस्ट अकाउंटिंग को समझ लें। हमने अभी रिसेंटली कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी। हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, बाय फंक्शन, बाय नेचर एंड बाय बिहेवियर हमने पढ़ी। अच्छा, अब डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में एक जो की वर्ड जिससे हम 99.9% डील करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डील कर रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट से। और आपको पता है प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ऐसे ही है ना। और फर्दर बात करें, इनडायरेक्ट कॉस्ट में वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है। और वेरिएबल में बात करें तो मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है और अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। फिक्स कॉस्ट में तो जनरली अदर एक्सपेंसेस ही होते हैं ना। फिक्स कॉस्ट में तो मटेरियल नहीं, फिक्स कॉस्ट में भी हो सकते हैं जी। फिक्स कॉस्ट में लेबर भी हो सकती है आपकी, फिक्स कॉस्ट में लेबर भी हो सकती है, फिक्स कॉस्ट में अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये जनाब हमारा एक प्रोडक्शन कॉस्ट का थोड़ा सा फ्लो बनता है। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में जो डील करते हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। हम जब कहते हैं ना भाई ये डेस्क की कॉस्ट क्या है, ये डाइस की कॉस्ट क्या है, वो कुर्सी की कॉस्ट क्या है, जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो रही है। जो एडमिन कॉस्ट इदारे में होती है, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा कभी नहीं बनती। ठीक है, हमने जो सीखना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, एक डेस्क बनाने में कितना खर्चा लगा, बनाने का प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस है। एक डेस्क की प्रोडक्शन में कितना खर्चा लगा, एक कुर्सी की प्रोडक्शन में कितना खर्चा लगा, एक डाइस की प्रोडक्शन में कितना खर्चा लगा। तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में डील करना है प्रोडक्शन कॉस्ट से, और प्रोडक्शन कॉस्ट में हम डील कर रहे होंगे डायरेक्ट कॉस्ट से, इनडायरेक्ट कॉस्ट से। डायरेक्ट कॉस्ट की भी मैं आगे हम इसमें भी हमारे पास है कि इसमें भी तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे भी होते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल भी हो सकती है, लेबर भी होती है, अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट में वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। वेरिएबल में मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस होते हैं, और फिक्स में लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे कवर की। ये बाय फंक्शन है, ये बाय नेचर है, ये बाय एलिमेंट है, ठीक है जी, और ये बाय बिहेवियर भी आ गई। वो सारी क्लासिफिकेशन जो मैंने आपसे डिस्कशन में ली थी पिछले कुछ दिनों में, वो सारी यहाँ पे नज़र आ रही है। बाय फंक्शन, बाय नेचर, बाय बिहेवियर, बाय एलिमेंट, चारों क्लासिफिकेशन इस ट्री में आपको नज़र आ रही हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो बाय फंक्शन है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो अवेलेबल हैं उनको हम डिफरेंट अंदाज में क्लासिफाई करके देख सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आप सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं, वो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी होती है दैट इज ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स किया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसके बाद फिर याद करो एडमिन कॉस्ट लेस होती है, फिर सेलिंग कॉस्ट लेस होती है, फिर फाइनेंस कॉस्ट लेस होती है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते हैं दैट इज ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कहते हैं हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, लेकिन दैट इज ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स से मुराद जो यूनिट्स हमने बेचे हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, जो यूनिट बेचे हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट। सेल्स मतलब जो यूनिट बेचे हैं उनसे हमने कमाया क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हमने बेचे हैं उन पे बनाने में खर्चा क्या आया।
इन दोनों का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। और फिर हम बाकी फंक्शनल कॉस्ट लेस करते हैं, जैसे एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, फाइनेंस। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट पर पहुंचते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी फंक्शनल कॉस्ट लेस करके हम नेट प्रॉफिट पर पहुंचते हैं। तो मैं फिर दोबारा बात वहाँ पे लाऊं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना हमने सीखना है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं दैट मीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, पीएनएल जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स सीखी तो वहाँ पे आपने पूरे साल के एंड पे ये सारा एनालिसिस किया कि पूरे साल के दौरान जो हमने यूनिट्स बेचे उनका रेवेन्यू क्या था, सेल्स आ गई, और पूरे साल के दौरान जो हमने यूनिट्स बेचे उनकी कॉस्ट क्या थी। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी भी कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करने के लिए हिसाब किताब नहीं रखा, कभी अकाउंटिंग आपने मेंटेन ही नहीं की कॉस्ट पर यूनिट का हिसाब रखने के लिए। ऐसा ही है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अब कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, फेमिलियर आप हो चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने पूरे जो साल के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया, और साल के एंड पे आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर कैलकुलेट की, और वो फिगर आपको बता रही है कि पूरे साल पिछले में हमने जो यूनिट्स बेचे उनको बनाने में हमारा कितना खर्चा आया। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं वैसे वैसे हम यूनिट बना उसकी कॉस्ट जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट अकाउंटिंग में मुझे एक पार्टी की तरफ से 50 डाइस का ऑर्डर आया, और इस तरह के सैकड़ों ऑर्डर मैंने साल में प्रोसेस किए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग साल के एंड पे इकट्ठा बताएगी जी आपने 2000 डाइस बना के बेचे, 2000 डाइस की कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देती है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में मुझे एक 50 डेस्क का ऑर्डर आया तो मैं ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं कि मुझे उस ऑर्डर कंप्लीट होने में पता लग जाए ये 50 डेस्क मुझे कितने के पड़े। अगला ऑर्डर 10 डेस्क का आया, मैं ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं कि मुझे 10 डेस्क प्रोडक्शन जैसे कंप्लीट हो मुझे पता लग गया ये 10 डेस्क मुझे कितने के पड़े। मुझे एक डेस्क का ऑर्डर आया, मैं ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग में कि मुझे एक डेस्क जैसे ही कंप्लीट हुआ मुझे पता लग गया एक डेस्क कितने का पड़ा। सो हम कॉस्ट पर यूनिट साथ साथ जानते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं वैसे वैसे हमें कॉस्ट पर यूनिट का पता लगता जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। और कॉस्ट पर यूनिट की जब भी मैं बात करूँगा उससे मुराद होगी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, ये हमने ध्यान में रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी हम कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट क्या है जी, तो इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या है। कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है, इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है। दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा, जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा प्रोडक्शन कॉस्ट में हमें मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस से डील करना होता है। हमें एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगा उसकी कॉस्ट क्या है, एक मटेरियल बनाने में लेबर कितनी लगी उसकी कॉस्ट क्या है, एक मटेरियल बनाने में अदर एक्सपेंसेस कितने लगे उसकी कॉस्ट क्या है, इनमें से कितना मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट है और कितने इनडायरेक्ट हैं। ठीक है जी, तो हमें इन सब का हिसाब रखना पड़ता है। हम तमाम प्रोडक्शन कॉस्ट के कंपोनेंट्स को कंसिडर करते हैं तो फिर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कंप्लीट होती है। जैसे इस डाइस को बनाने की बात करूं, इस पे मेरी लकड़ी भी लगी, इस पे मैंने लेबर को सैलरी भी दी, इस पे मेरी वर्कशॉप में बिजली भी इस्तेमाल हुई, हो सकता है इसके डिज़ाइन की मैंने रॉयल्टी भी दी हो, जिस वर्कशॉप में बना है उसका मैंने किराया भी दिया है, जिस वर्कशॉप में बना है उसमें मैंने लेबर भी पे की है। अगर मैं देखता जाऊं तो मैंने क्या क्या बातें बोली हैं, मैंने आपको बताया है कि मैंने इसके लिए लकड़ी इस्तेमाल की, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, मैंने कारपेंटर को सैलरी दी, डायरेक्ट लेबर, मैंने इसकी रॉयल्टी पे की, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, मैं फैक्ट्री में जिस बनाई उस फैक्ट्री का रेंट दिया, फिक्स्ड अदर एक्सपेंसेस, मैंने जिस फैक्ट्री में बनाया उसमें हेल्पर काम कर रहे थे, हेल्पर की सैलरी भी फिक्स्ड, लेबर हो सकती है क्योंकि भी हेल्पर को भी पर मंथ पे किया जाता है, उनका भी प्रोडक्शन से ताल्लुक़ नहीं होता। मैंने जिस फैक्ट्री में काम किया उसमें मैंने बिजली का बिल भी पे किया, उसमें वेरिएबल पार्ट भी होता है। मैंने जिस मशीनरी में इसको बनाया उसमें मैंने लुब्रिकेशन ऑयल डाला, वो वेरिएबल मटेरियल है। और
मेरे कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट पे भी कोई ना कोई हेल्पर वगैरह स्वीपर्स हो सकते हैं। सो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इनकर किए जाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनती है। तो जब हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट डिटर्मिन करना सीखना है, तो इसका मतलब हमें प्रोडक्ट कॉस्ट की डिटर्मिनेशन में हर एलिमेंट जो उस प्रोडक्ट को बनाने में इनकर हुई है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करके ऐड करना है। हर कंपोनेंट की कॉस्ट को हम ऐड करते जाएंगे और प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी बनती जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड था प्रोडक्शन कॉस्ट का। कॉस्ट पर यूनिट बनाने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट मेजर करने के लिए जो हमें डिफरेंट कैलकुलेशन सीखनी है अपने इस सब्जेक्ट में, उनका मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। कोई सवाल, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पर यूनिट से क्या मुराद है, और उस कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें हमें लेनी पड़ सकती हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन इस चैप्टर की रेलेवेंस देखें। इन्वेंट्री से मुराद क्या होता है जी? व्हाट इज मेंट बाय द इन्वेंट्री? स्टॉक्स, और स्टॉक होता है मटेरियल का। इन्वेंट्री से मुराद होता है स्टॉक, और स्टॉक होता है मटेरियल का। लेबर या अदर एक्सपेंसेस का स्टॉक नहीं होता। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मटेरियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। मटेरियल यहाँ पे भी आ रहा है, मटेरियल यहाँ पे भी आ रहा है। हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, वो डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, जो एक प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल कॉस्ट इस्तेमाल होती है, वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल होती है उसका रिकॉर्ड हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि हमें हर प्रोडक्ट की कंप्लीशन पे उस प्रोडक्ट में कितने रुपए का मटेरियल लगा ये पता लगता जाए। ठीक है, तो हमारी डिस्कशन शुरू होने जा रही है मटेरियल पे। अच्छा जी, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर या इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसमें जैसे मैंने कहा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के अलावा और भी कुछ बातें हैं, जैसे जैसे आगे चलूँगा मैं आपसे शेयर करूँगा। इस चैप्टर से हमें नई स्कीम में तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। ओल्ड स्कीम में, ओल्ड स्कीम का हमारा आखिरी एग्ज़ाम कब हुआ था? ऑटम 21 में शायद। ऑटम 21 तक हमें मटेरियल पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए हैं, लेकिन समहाउ हमें मॉडल पेपर जो दिया गया उसमें भी मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर से कोई सवाल नहीं दिया गया। हमारे जो दो स्प्रिंग 22 और ऑटम 22 के जो नई स्कीम के दो पेपर भी हुए हैं उनमें भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल नहीं आया। मेरे हिसाब से कमिंग टाइम में कीपिंग इन व्यू हमारे पास जो लिमिटेड सी तो ऑप्शन एग्जामिनर के पास, हमारे पास पूरे सिलेबस में 16 चैप्टर ज़रूर हैं, लेकिन इन 16 चैप्टर में से मैक्सिमम 11 क्वेश्चन बन सकते हैं और हमें एग्ज़ाम में आने 9। 16 चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चन ही 11 बन सकते हैं, हमें आने हैं 9। तो 9 इसका मतलब एग्जामिनर के पास छोड़ने की ऑप्शन ही बड़ी कम है। तो ये चैप्टर वो 2 दफ़ा छोड़ चुका है अटैम्प्ट में। लाइक्लीहुड इज़ वेरी हाई कि कमिंग टाइम में इस चैप्टर में से हमें सवाल आ जाए। 6 नंबर 8 नंबर का सवाल आ सकता है यहाँ से। एक बात, सवाल बेशक ना भी आए इस चैप्टर से इंडिपेंडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में जो हमने डिस्कशन करनी है डिफरेंट नॉलेज टर्म्स की, वो जो नॉलेज है वो डिफरेंट टर्म्स हैं वो बाकी दूसरे बहुत से कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स में यूज़ होते हैं। मतलब ये चैप्टर में से सवाल नहीं भी आना, उसका ये नहीं कि हम इसको ना पढ़ेंगे तो हमारा सिर्फ एक चैप्टर का 4 नंबर या 6 नंबर का सवाल रहेगा। इस चैप्टर में जो नॉलेज है वो आगे हमारे कई चैप्टर्स में यूज़ होता है। जैसे इसका नॉलेज प्रोसेस अकाउंटिंग के चैप्टर में यूज़ होता है, इसका नॉलेज एक हमारा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर है उसमें यूज़ होता है, इसका नॉलेज हमारा डिसीजन मेकिंग के कुछ एरियाज हैं वहाँ पे यूज़ होगा, इसका नॉलेज हमारा ओवरहेड्स का एरिया है वहाँ पे यूज़ होगा। तो 4-5 चैप्टर्स हैं, 4-5 टॉपिक है जिनमें इसका नॉलेज यूज़ होता है। अगर ये चैप्टर पे हमारी ग्रिप ना हो तो हम अगले 3-4 चैप्टर्स में बैकफुट पे चले जाते हैं। ठीक है, सो इटसेल्फ हमें देखने में यहाँ पे लग रहा है जी पास पेपर के लिहाज से तो नंबर ही नहीं आए, तो शायद ये अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
दो रीज़न की वजह से, एक एग्जामिनर ने 2 दफ़ा छोड़ दिया तो इस बार चांसेस कम ही हैं कि वो इसको छोड़ेगा इस चैप्टर को, क्योंकि टोटल उसने 11 में से 2 टॉपिक्स छोड़ने होते हैं और एक ही चैप्टर को 2 दफ़ा छोड़ना बड़ा लेस लाइकली होता है और ये इस चैप्टर के साथ हो चुका है। दूसरी बात, इसकी रेलेवेंस विद अदर चैप्टर। सो इन 2 वजूहात की बना पे हम कहते हैं कि हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं सिर्फ इसको इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। अच्छा जी, इन्वेंट्री, या जैसे मैंने कहा इन्वेंट्री से मज़ाद स्टॉक और स्टॉक से मज़ाद मटीरियल। मटीरियल की कॉस्ट कैसे डिटर्मिन की जाती है, कैसे हम रिकॉर्ड मेंटेन करें कि प्रोडक्शन कॉस्ट में मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, हम डिटर्मिन कर सकें। मटीरियल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है। कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, नॉर्मली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट मटेरियल का होता है। फॉर एग्जांपल इस डाइस की बात करें, लेट्स अज्यूम इस डाइस को बनने में इसकी कॉस्ट अगर 100 रुपये ना, तो 100 रुपये में से 70 या 80 रुपये इसमें मटेरियल लगा हुआ। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओगे उसमें लगभग ऐसा ही नजर आएगा, चलो 70-80 नहीं तो 50-60% मटेरियल ज़रूर लगा होता है। 50-60% कॉस्ट मटेरियल के मद में लगी होती है। तो इस लिहाज से हमें मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, सब्सटेंशियल अमाउंट होती है। अच्छा, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं सीखनी होती, हमें सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम कॉस्ट का हिसाब रख सकें। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे होते हैं और हम जनरली एक सीनियर पोजीशन को टारगेट कर रहे होते हैं और हमारा काम चीज़ों का रिकॉर्ड रखना सिर्फ नहीं होता। आल्दो अभी आप बिगनर लेवल पे हो, आपको शायद भी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना सिखाया जा रहा है। जैसे काउंटिंग में डेबिट, कोई आपने एसेट खरीदा उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, कोई आपने प्रोडक्ट खरीदी उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, कोई चीज़ बेची उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, ये कुछ सिखाया जा रहा है आपको। लेकिन अल्टीमेटली यू आर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द एंट्रीज या टू मेंटेन रिकॉर्ड, दैट इज द लो लेवल जॉब। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू मॉनिटर staff doing this activity. You are being given knowledge to operate at a much larger canvas. लेकिन किसी काम की सुपरविजन करने के लिए उस काम को आना भी तो ज़रूरी है ना। एक काम आपको करना आता होगा तो सुपरवाइज करोगे ना भाई। आपको अकाउंटिंग आती होगी तो ऊपर बैठ के देख सकोगे भाई मेरा स्टाफ काम ठीक कर रहा है, वो डेबिट और क्रेडिट ठीक करता है, वो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट ठीक कैलकुलेट कर रहा है। तो कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना आपको सिखाया जा रहा है, इसलिए नहीं कि आपने मेंटेन करना है, इसलिए कि आपने कल को डिपार्टमेंट का मैनेजर बनना है जिसमें आपके साथ सबॉर्डिनेट्स ये काम कर रहे होंगे। यंग जो लेसर क्वालिफाइड लोग होंगे, मे बी ग्रेजुएट्स होंगे, वो ये काम कर रहे होंगे एंड यू विल बी लीडिंग दैम, यू विल बी सुपरवाइजिंग दैम। इस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा काम सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग करना नहीं है कि प्रोडक्ट कॉस्ट बनाने में खर्चा कितना आया, हमारा काम उससे आगे जाता है। जैसे एज ए फाइनेंस मैनेजर हमें सिर्फ कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं सीखना, हमें कंपनी के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करना भी सीखना है। हमने सिर्फ ये हिसाब नहीं रखना कि ये एक डेस्क कितने का बना जी, अच्छा जी हिसाब रख के बता दिए 2000 का बना। कंट्रोल भी करना है कॉस्ट को, और कंट्रोल से मराद है भाई ये डेस्क तो 1800 का बनना चाहिए था, 2000 का क्यों बना, इस पे भी नज़र रखनी है हमें। क्योंकि अगर हम जिस भी इदारे में जाते हैं, नॉर्मली इदारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेस का मकसद क्या होता है, मुनाफा कमाना, और मुनाफा कमाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट को कम से कम रखा जाए। क्योंकि मुनाफा क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स बढ़ाइए उससे भी मुनाफा बढ़ता है और कॉस्ट को कम कीजिए उससे भी मुनाफा बढ़ता है। तो हम जिस रोल में जा रहे होते हैं, हमने सिर्फ कॉस्ट का हिसाब नहीं रखना, हमने कॉस्ट को
कंट्रोल करने के तरीके भी सीखने हैं। तो हम यहाँ पे जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ मटेरियल कॉस्ट का हिसाब ना रखना नहीं सीखेंगे, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के तरीके भी पढ़ेंगे कि हम किस तरह मटेरियल कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि कल को जब हम किसी डिपार्टमेंट के हेड बने तो हम ये दोनों काम कर सकें, कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड भी रखवा सकें और कॉस्ट को कंट्रोल करके भी बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ाने में रोल प्ले कर सकें। तो हमने इस चैप्टर में बात जो कर रहे हैं कि जी मटेरियल एक बिगेस्ट कॉस्ट होती है, इसका हिसाब रखना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ हिसाब रखना ज़रूरी नहीं है, देयर मस्ट बी प्रॉपर प्रोसीजर इन प्लेस टू पुट कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री कॉस्ट एंड इट्स यूजेज साइकिल। मटेरियल को किस तरह यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, इस पे भी कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कि भाई हमने ऐसा नहीं कि कारपेंटर को कहा भाई ये 10 डेस्क बना दो, उसकी मर्जी जितनी मर्जी लकड़ी ले ले, उसकी मर्जी जितना मर्जी पाइप ले ले, उसकी मर्जी जितना मर्जी कपड़ा ले ले। हमने इसकी यूजेज को कंट्रोल रखना है कि भाई तुम्हें 10 डेस्क बनाने के लिए दे रहे हैं, लकड़ी ये पाइप तुम्हें सिर्फ 20 फुट मिलेगा 10 डेस्क बनाने के लिए, लकड़ी तुम्हें सिर्फ 12 फुट की मिलेगी, कपड़ा तुम्हें सिर्फ 6 मीटर मिलेगा, इसमें पूरा करना है सब कुछ। पहले ही से हिसाब रखना पड़ता है हमें कि भाई एक डेस्क बनाने में लगता कितने, आगे चल के इस पर बात मजीद करेंगे, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग कॉस्ट। सिर्फ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट का हिसाब नहीं रखना, कॉस्ट को कंट्रोल करने के तरीके भी साथ साथ हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे कहा हम प्रॉपर प्रोसीजर्स इन्वेंट्री की कॉस्ट को कंट्रोल करने के क्या हैं, मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल करने के क्या, उस पर बात कर रहे होंगे। अच्छा, हम मटेरियल को ख़रीदते हैं सबसे पहले, ये आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। फिर उस मटेरियल में से जो कंज्यूम हो जाता है वो ड्यूरिंग द पीरियड एक्सपेंस बुक हो जाता है, और जो अनयूज्ड होता है वो पीरियड एंड पे एसेट के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट होता है। मटेरियल यूज आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको याद है वो एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो यहाँ पे भी हम उस पर नज़र डालेंगे जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको कैसे रिकॉर्ड करने हैं, जो मटेरियल हमारे पास बच रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एज एसेट कैसे दिखाते हैं। जी कोई सवाल यहाँ तक? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंस कैसे होता है? जी कोई बताएगा? मटेरियल कंज्यूम से क्या मुराद है? जो इस्तेमाल हो गया, जो मटेरियल इस्तेमाल हो गया, हमने कहा जो मटेरियल एक पीरियड में इस्तेमाल हो गया दैट इज़ एन एक्सपेंस। कैसे एक्सपेंस है ये? मतलब मैं मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल क्या है, मैंने मशीन चलाई, मशीन को चलाने में लुब्रिकेशन ऑयल की ज़रूरत पड़ी, मैंने मटेरियल लुब्रिकेशन ऑयल मशीन में डाला, दैट इज़ एक्सपेंस। ख़त्म होगी कहानी। क्या ये एक्सपेंस नहीं है? मैंने मशीन में कटर है, उसमें ब्लेड्स इस्तेमाल होते हैं, मेरी मशीन को ब्लेड की ज़रूरत थी, मैंने ब्लेड उसमें इस्तेमाल लगाया, 2 3 4 5 डेस्क कटे, ब्लेड ख़त्म, नया ब्लेड, फिर वो ख़त्म 4 6 डेस्क के बाद फिर नया ब्लेड। ब्लेड इज़ अ मटीरियल, यूज़ हो रहा है, तो ये मटीरियल यूज़ होता जा रहा है मेरा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। इज़न्ट इट एन एक्सपेंस? जी। अब बेटा आपने जो सवाल किया था आपके जहन में क्या इशू था जिसकी वजह से ये सवाल आपके जहन में आया? मैंने तो एग्जांपल दी, लेकिन शायद आपके जहन में कोई और बात होगी जिसकी वजह से आपने सवाल किया। व्हाई इट इज़ एन एक्सपेंस? जी कोई और बात है बेटा आपके जहन में? क्लियर होगी बात आपकी? एक्सपेंस से मुराद अमाउंट स्पेंट जिसका बेनिफिट आपने ले लिया, दैट इज़ एन एक्सपेंस। अमाउंट खर्ची, मशीन में लुब्रिकेशन ऑयल डाला और वो लुब्रिकेटेड मशीन से आपने काम कर लिया, आपने मशीन में ब्लेड डाला, ब्लेड से कटिंग कर ली, तो जिस अमाउंट स्पेंट का आपने बेनिफिट ले लिया दैट इज़ कॉल्ड एन एक्सपेंस। और जिस अमाउंट स्पेंट का आपने बेनिफिट नहीं लिया दैट में बी क्लास, या जिसका बेनिफिट आपने आने वाले सालों में लेना है, दैट अमाउंट स्पेंट विल बी प्रॉब्ली एसेट। क्या? लेकिन वो हम कैपिटल एसेट के रेफरेंस से बात करते हैं। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल, वो जो कहना चाह रही है उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो, आप अपनी बात कर लो ना बेटा, आप अपनी बात करें कि मेरे दिन में ये सवाल आ रहा है, ठीक है? अब आप बोलो आपके दिन में क्या सवाल आ रहा है?
बेटा मैंने आपको मिसालें दी, लुब्रिकेशन ऑयल दैट इज़ मटीरियल इस्तेमाल हो गया, मैंने आपको मिसाल दी ब्लेड इस्तेमाल हो गया। आप शायद अब कहना चाह रहे हो ये सारी प्रोडक्शन कॉस्ट की मिसालें थी, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रही हैं, ठीक है, ये सारी प्रोडक्शन कॉस्ट है ना जो मैंने बोली। लुब्रिकेशन ऑयल मशीन में डाला, दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है। आरी में ब्लेड इस्तेमाल हुआ, दैट्स प्रोडक्शन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है। अब आपका शायद जो तवज्जो दिलाने का है मकसद वो है शायद मटेरियल जो हमने प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल किया, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, रॉ मटेरियल या इसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे इस डेस्क में पाइप है, जैसे इस डेस्क में लकड़ी है, जैसे इस डेस्क में कपड़ा है, ये भी हमने इस्तेमाल किया, हमने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन इसके साथ क्या सलूक हुआ, हमने फैक्ट्री में कपड़ा दिया, फैक्ट्री में कपड़ा जो दिया उससे हमारा वो कपड़ा डेस्क का हिस्सा बन गया। चलिए थोड़ी सी बिफोर हैंड बात है लेकिन हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री की कितनी टाइप्स होती हैं? इन्वेंट्री की टाइप्स पढ़ी हुई हैं? कोई बात किसी ने ना सुनी हो हाथ खड़ा करके ज़रूर पूछे। कौन कौन सी इन्वेंट्री की टाइप्स होती हैं? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। एक चौथी टाइप भी होती है, तीन ही पढ़ी हैं। एक चौथी टाइप ऑफ इन्वेंट्री होती है, दैट इज स्टोर्स, स्पेयर्स। ये नहीं पढ़ा हुआ? चलिए इसको भी हम अभी मेरी आगे ये टाइप्स हमारी स्लाइड्स आनी है, मैं वहाँ पे इसको एलैबोरेट कर दूंगा। फिलहाल आपने कहा जी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, तीन टाइप्स की इन्वेंट्री होती हैं। अब रॉ मटेरियल से मुराद है कौन सा मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन का एक और अंदाज भी है। डायरेक्ट मटेरियल का तो एक तो हमने कहा ना डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? अ कॉस्ट विच कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी पर यूनिट। ये एक डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन है। सिमिलरली फिर इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल को डिफाइन करने का एक और अंदाज भी है, अ मटेरियल कॉस्ट which becomes part of finished product। हम डायरेक्ट मटेरियल को इस अंदाज में भी डिफाइन करते हैं, वो मटेरियल जो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाता है, हम उसको डायरेक्ट मटेरियल समझते हैं। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, लुब्रिकेशन ऑयल मशीन में डाला, क्या लुब्रिकेशन ऑयल इस प्रोडक्ट का हिस्सा बना? है मटेरियल लेकिन इनडायरेक्ट। आरी में ब्लेड हमने इस्तेमाल किया, क्या वो इस प्रोडक्ट का हिस्सा बना? नो। वो इस प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल जरूर हुआ लेकिन प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बना। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? लकड़ी, पाइप, कपड़ा, ये डायरेक्ट मटेरियल है। ये इस डेस्क को बनाने में इस्तेमाल हुए और इस डेस्क का हिस्सा बन गए, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लुब्रिकेशन ऑयल भी इस्तेमाल हुआ, वो इस्तेमाल हुआ ख़त्म हो गया। कपड़ा भी इस्तेमाल हुआ लेकिन कपड़ा इस्तेमाल होकर ख़त्म नहीं हुआ। कपड़ा रॉ मटेरियल था, हमने उसको इस्तेमाल किया, वो कंज्यूम हो गया, लेकिन वो कंज्यूम होकर अभी एक्सपेंस नहीं बना, वो कंज्यूम होकर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन गया। पहले रॉ मटेरियल था, इस्तेमाल होने के बाद वो फिनिश गुड का हिस्सा बन गया। ऐसे ही उसने अपनी शेप बदल दी, रॉ मटेरियल कैटेगरी से उठ के फिनिश गुड बन गया। इसकी अकाउंटिंग अभी हम सीखेंगे, कुछ आप सीख चुके हो पहले, मजीद हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इसकी बात करेंगे। लेकिन जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का तरीका। रॉ मटेरियल भी स्टॉक है, फिनिश गुड भी स्टॉक है। अच्छा, जब प्रोडक्शन हुई, रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, आपके साथी के कहने की बात ठीक है कि जब रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, रॉ मटेरियल जब कंज्यूम हुआ, जब मटेरियल कंज्यूम हुआ, लुब्रिकेशन ऑयल एक्सपेंस बन गया। जब ब्लेड कंज्यूम हुआ, एक्सपेंस बन गया। लेकिन जब रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, वो कंजम्पशन पे एक्सपेंस नहीं बनता।
रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे फिनिश गुड्स बन जाता है, ठीक है जी। बल्कि पहले वर्क इन प्रोसेस फिर फिनिश गुड, ऐसा ही है ना। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, कभी रॉ मटेरियल फैक्ट्री में गया, प्रोडक्शन में प्रोसेस हो रहा है और प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद वो फिनिश गुड बन गया, तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड बन गया। अब फिनिश गुड तो कॉस्ट नहीं है, वो तो हमारा एसेट है कि भाई मेरे गोदाम में पहले 400 मीटर कपड़ा था और 500 फुट लकड़ी थी, 600 फुट पाइप था, इन सब को इस्तेमाल करके मैंने 50 डेस्क बना लिए। तो पहले गोदाम में रॉ मटेरियल पड़ा था, अब गोदाम में फिनिश गुड पड़ी है। सो प्रोडक्शन प्रोसेस से मैंने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये मेरा मटेरियल कंज्यूम ज़रूर हुआ है बट ये अभी एक्सपेंस नहीं हुआ। इसने सिर्फ मटेरियल से, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड मटेरियल की शक्ल ले ली है, ये रहा मटेरियल में ही है। लेकिन ये इन्वेंट्री के केस में थोड़ी सी, अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल में, थोड़ा सा एक ट्रांजिशन आ जाती है। हाँ, जब वो फिनिश गुड्स बिक जाता है देन इट इज कॉस्ट। जब वो बिक गया तो फिर मेरे हाथ से निकल गया ना वो रियल कंजम्पशन रॉ मटेरियल की, तब आप कहते हैं पड़ती है, क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो कॉस्ट है ना, कॉस्ट और एक्सपेंस एक ही बात है ना भाई। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जाता है, जो यूनिट्स बिके हैं उनकी कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल में यूनिट्स, रॉ मटेरियल में मटेरियल कंजम्पशन पे कॉस्ट नहीं हुआ, रॉ मटेरियल में मटेरियल कंजम्पशन पे सिर्फ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब वो आपकी फिनिश प्रोडक्ट बिकती है फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में या एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर हमने मज़ीद अभी इंशाअल्लाह आगे चल के प्रॉपर डबल एंट्रीज भी देखेंगे, प्रॉपर अकाउंटिंग का फ्लो भी हमने देखना है और काफ़ी इस पर हमारी बातचीत चलती रहेगी। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल किसी बच्चे के जहन में? इनडायरेक्ट मटेरियल सारा एक्सपेंस आउट होगा, ये भी अच्छा सवाल है। नॉट नेसेसरली, नॉट नेसेसरली, इस पे भी हम बात करेंगे। हमारी जैसे बताया ना, पूरा एक चैप्टर है, एक नहीं 2 चैप्टर है हमारी किताब में इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से डील करने के लिए। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से डील करने के लिए हमारे पास 2 चैप्टर हैं, मटेरियल से डील करने के लिए हमारे पास 2 चैप्टर हैं, लेबर से डील करने के लिए हमारे पास 1 चैप्टर है, ठीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसको बिल्ड करेंगे नॉलेज को इंशाअल्लाह। तो फिलहाल हम इन्वेंट्री या मटेरियल पे बात शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की कि इन्वेंट्री जब इस्तेमाल हो जाती है, नॉर्मली विद एक्सेप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑन यूजेज इज एन एक्सपेंस, और जो रॉ मटेरियल है वो अपनी शेप चेंज करके फिनिश गुड में जाता है, अल्टीमेटली ऑन सेल वो भी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अनयूज इन्वेंट्री आपकी एसेट ट्रीट होती है, या फिनिश गुड में अनसोल्ड इन्वेंट्री आपका एसेट ट्रीट होती है। अच्छा जी, इन्वेंट्री हमने जैसे कहा कि एक हमारी या मटेरियल हमारा एक अहम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, सो वी मस्ट हैव अ गुड सिस्टम। हमारे पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए जिसकी मदद से हम इन्वेंट्री ऑर्डरिंग, उसकी इशुएंस को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकें। हमने उसकी कॉस्ट का रिकॉर्ड तो ज़रूर रखना है, लेकिन कॉस्ट का रिकॉर्ड से पहले आपने इन्वेंट्री बाय करनी है, इन्वेंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है, इन्वेंट्री आपने इशू करनी है, और इन्वेंट्री जब इशू होगी तब वो कॉस्ट बनती है ना। तो हमने इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करना है, ये प्रोसेस चलता कैसे है और इस प्रोसेस को हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे और कंट्रोल करेंगे। ये एक छोटा सा जी एक फ़्लो, किसी भी इदारे में इन्वेंट्री रिलेटेड जो फ़्लो है वो कैसे काम करता है, ताकि हम आगे जब हिसाब किताब की बात करें तो हमारे जहन में हो कि इदारे में इन्वेंट्री रिलेटेड प्रोसेस चलता कैसे है। किसी भी फर्नीचर वर्कशॉप की मिसाल ही हम लेके चलते हैं, दैट रिमेन्स, एक ही मिसाल पे हम रहें तो ये एक फर्नीचर वर्कशॉप जहाँ पे डेस्क बन रहे हैं जी, वहाँ पे लेट्स अज्यूम सेल्स डिपार्टमेंट ने एक कस्टमर से 100 डेस्क का ऑर्डर हासिल किया। अब हमें ये 100 डेस्क कस्टमर के ऑर्डर के मुताबिक बनाने हैं। ये ऑर्डर 100 डेस्क विद देयर डिज़ाइन प्रोडक्शन टीम के हवाले किया जाता है कि भाई ये इस डिज़ाइन के 100 डेस्क का ऑर्डर है, काइंडली ये बना दीजिए। प्रोडक्शन टीम
कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, डिज़ाइन के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। लेकिन प्रोडक्शन टीम को प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए। जब उसको ऑर्डर आता है तो प्रोडक्शन टीम क्या करेगी, उसके डिज़ाइन को स्टडी करके कि भाई इसके डिज़ाइन में एक डेस्क पे कितनी लकड़ी लगेगी इनटू 100, रॉ मटेरियल स्टोर वाले से रिक्वेस्ट करेगी। इस डिज़ाइन के मुताबिक एक डेस्क पे कितना कपड़ा लगेगा इनटू 100, इस डिज़ाइन के मुताबिक इस पे कितना पाइप लगेगा इनटू 100। पूरी एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट, कील, ग्लू, ठीक है जी, काटने के लिए ब्लेड, मशीनों के लिए लुब्रिकेशन वाले, सारा एक अपनी रॉ मटेरियल की अपनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट बनाएंगे कि हमें इस ऑर्डर के लिए ये मटेरियल चाहिए। डिपार्टमेंट रिक्वायर्स न्यू मटेरियल ऑर्डरिंग के लिए। ये रिक्वेस्ट दी जाती है स्टोर डिपार्टमेंट को। स्टोर डिपार्टमेंट इंचार्ज होता है, कस्टोडियन होता है मटेरियल का। स्टोर इंचार्ज के पास रिक्वेस्ट कीजिए हमें ऑर्डर के लिए मटेरियल दिया जाए। अगर तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास मटेरियल अवेलेबल है, वो मटेरियल इशू कर देगा उस रिक्वेस्ट के मुताबिक। लेकिन अगर स्टोर डिपार्टमेंट के पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से रब्ता करता है, इनको परचेज रिक्वेस्ट भेजता है कि जी मुझे ऑर्डर नंबर X के अगेंस्ट Y मटेरियल की डिमांड आई है जो मेरे पास नहीं है, तो काइंडली इसको ख़रीद के मेरे पास भिजवाया जाए ताकि मैं प्रोडक्शन टीम के हवाले करूं और इस ऑर्डर की प्रोडक्शन शुरू करें। मटेरियल हमें एक ऑर्डर के लिए चाहिए 100 डेस्क का। 100 डेस्क के ऑर्डर के लिए मटेरियल स्टोर वाले के पास नहीं है, वो परचेज डिपार्टमेंट से रब्ता करेगा। परचेज डिपार्टमेंट हेड ऑफिस में यूजुअली होता है, स्टोर डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये फैक्ट्री में होते हैं, ठीक है। सो परचेज डिपार्टमेंट के पास परचेज रिक्वेस्ट गई स्टोर डिपार्टमेंट से। परचेज डिपार्टमेंट ने इसकी बेसिस पे परचेज ऑर्डर फॉर्म बनाया। परचेज ऑर्डर फॉर्म उसने इशू कर दिया सप्लायर को। इसकी एक कॉपी भेज दी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को और इसकी एक कॉपी भेज दी गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट मतलब स्टोर डिपार्टमेंट को। इसको मतलब ये कॉपी इसने भेजी स्टोर रिसीविंग डिपार्टमेंट, गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट को मतलब स्टोर को। सप्लायर को किस लिए भेजी? परचेज ऑर्डर है भाई कि हमें ये चीज़ें चाहिए, सप्लाई करो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को किस लिए भेजी? एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताया अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये परचेज की ऑर्डर की कॉपी क्यों भेजी जाएगी? एक बच्चा हाथ खड़ा करके बोले भाई फाइनेंस की फैसिलिटी के लिए, ताकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता हो कि भाई हमने सप्लायर को 2 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया है तो हमने इसको 10 दिन बाद इसकी पेमेंट करनी होती है सप्लायर को, तो 10 दिन बाद 2 लाख चाहिए होगा, फाइनेंस अरेंज कर सकें। और स्टोर डिपार्टमेंट को कॉपी भेजी गई ताकि उनको पता लग गया कि उनकी रिक्वेस्ट पे एक्शन हो गया है, उनकी रिक्वेस्ट पे एक्शन हो गया है, मटेरियल जल्द ही कुछ दिनों में उनको मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर गुड्स डिलीवर करेगा। सप्लायर गुड्स स्टोर को भेजेगा और साथ जो कि गुड रिसीव करता है और साथ एक गुड्स डिलीवरी नोट भेजता है सप्लायर। गुड्स डिलीवरी नोट सप्लायर की एक डॉक्यूमेंट होती है जो कि सप्लायर एक्नॉलेजमेंट के लिए इनको देता है कि भाई गुड वसूल करो और इस पर साइन कर दो कि आपको चीज़ें क्या क्या मिली हैं। तो स्टोर का जो इंचार्ज है वो इस नोट के मुताबिक चीज़ों को वसूल करेगा और साइन कर देगा मैंने ये चीज़ें वसूल की। सप्लायर अपनी इनवाइस के साथ वो गुड रिसीट नोट कंपनी को वापस भेजेगा फॉर द पेमेंट प्रोसेसिंग। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाएंगी पेमेंट की प्रोसेसिंग के लिए और अकाउंट्स के पास परचेज ऑर्डर यहाँ से आया हुआ है, गुड रिसीट नोट, गुड डिलीवरी नोट आपका सप्लायर की तरफ से आ जाता है, उसकी बेसिस पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट को प्रोसेस करता है। इसमें कुछ मज़ीद हम एक कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं। ये एक कंप्रीहेंसिव, मैंने अभी तो सिंपल ओवरव्यू आपको प्रोसेस का दिया था, ये कंप्लीट प्रोसेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होती हैं डिफरेंट, वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। डॉक्यूमेंट क्या बनती है, कौन डॉक्यूमेंट इशू करता है,
किसको डॉक्यूमेंट भेजी जाती है, उस डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। इस पर हम ज़रा ओवरव्यू करते हैं, इससे हमारा जो ये प्रोसेस है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मटेरियल इशू रिक्वेस्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसको प्रोडक्शन ऑर्डर मिला वो इशू करेगा स्टोर डिपार्टमेंट को। इसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी कि ऑथराइजेशन टू रिलीज गुड्स एंड अपडेट स्टोर्स, इसमें ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि आपने गुड्स जो इसमें रिक्वेस्ट है वो इशू की जाए। ऑथराइजेशन होती है, ये ऑथराइजेशन कौन देगा? ऐसे जिसका भी दिल करेगा स्टोर से जाकर चीजें मांग लेगा। देयर हैज टू बी सिस्टम। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का शायद जो मैनेजर होगा वो ऑथराइज करेगा स्टोर डिपार्टमेंट के लोगों को कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में अथॉरिटी से बता रहा हूं कि मेरे डिपार्टमेंट को 100 डेस्क का ऑर्डर आया है और 100 डेस्क के ऑर्डर के लिए हमें इतना कपड़ा, इतना पाइप, इतनी लकड़ी चाहिए। वो ऑथराइज करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट को ये डॉक्यूमेंट जाएगी और स्टोर डिपार्टमेंट इसकी बेसिस पे इशू करके अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लेगा। लेकिन अगर स्टोर डिपार्टमेंट का मटेरियल नहीं है तो क्या करेगा? वो परचेज रिक्विजिशन फॉर्म भरेगा। परचेज रिक्विजिशन फॉर्म स्टोर डिपार्टमेंट भरता है और ये भेजता है परचेज डिपार्टमेंट को। इसमें क्या क्या लिखा होगा? गुड्स रिक्वायर्ड एंड मैनेजर ऑथराइजेशन। इसमें स्टोर डिपार्टमेंट का मैनेजर ऑथराइज करता है कि भाई हमारे पास वाकई ये चीजें नहीं हैं, बराए मेहरबानी इनको हमारे लिए खरीदा जाए। प्रोडक्शन टीम को इसमें से कुछ चीजों की जरूरत है। इसके बाद हमने कहा थी, अब जिस तरह फ्लो में कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़ी है, परचेज ऑर्डर फॉर्म है, ये परचेज डिपार्टमेंट इशू करेगा और ये भेजेगा सप्लायर को भी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी और स्टोर डिपार्टमेंट को भी। ठीक है। और इसमें क्या लिखा होगा कि क्या प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी चाहिए और प्राइसेस क्या हैं। अच्छा, ये भी एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि नॉर्मली अच्छे इदारों में सप्लायर भी आइडेंटिफाई करके पीरियड के शुरू में रख लिए जाते हैं कि हमने जब लकड़ी खरीदनी होगी किससे खरीदेंगे और उससे रेट हमारा क्या आता है। नॉर्मली जो अच्छे इदारे होते हैं वो साल शुरू होने से पहले ही 3-4 सप्लायर से मिलेंगे कि भी बताओ जी हमें लकड़ी चाहिए होती है फर्नीचर बनाने के लिए, आपकी लकड़ी की क्वालिटी क्या, रेट क्या, आपकी लकड़ी की क्वालिटी क्या, रेट क्या, आपकी लकड़ी की क्वालिटी क्या, रेट क्या, लेके आओ जरा। आपने 3-4 सप्लायर की क्वालिटी देखी, उनसे रेट देखा, जिसकी लकड़ी की क्वालिटी अच्छी लगी उससे बेस्ट रेट निगोशिएट किया और लॉक कर लिया कि जी ठीक है जी अगले साल पूरा साल हम लकड़ी का ऑर्डर आपको दिया करेंगे और हमारा ये रेट आपसे तय है। ये हमने साल शुरू होने से पहले डिसाइड किया होता है। इससे जब भी परचेज डिपार्टमेंट के पास परचेज रिक्वेस्ट आएगी उसको पता है कि लकड़ी खरीदनी है तो लकड़ी का ऑर्डर मैंने किसको देना है, पाइप खरीदनी है तो पाइप का ऑर्डर किसको देना है और किस रेट पे देना है। ये भी साल के शुरू में ही एग्री कर लिया जाता है और इस एग्रीमेंट में सीनियर मैनेजमेंट शामिल होती है कि बेस्ट से बेस्ट रेट निगोशिएट करके एग्री किए जाएं ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, कम से कम रखा जा सके। ठीक है, और टाइमली माल आ सके। अगर हम पहले एग्री नहीं करेंगे तो जब परचेज रिक्वेस्ट आई तब परचेज डिपार्टमेंट का बंदा सप्लायर के पास जाएगा, उनसे रेट निगोशिएट करने बैठेगा, क्वालिटी आइडेंटिफाई करने बैठेगा, उसमें टाइम लग जाएगा, कस्टमर नाराज हो जाएगा। तो हमने काम की एफिशिएंसी के लिए ये चीज़ें पहले से डिसाइड करके रखी होती हैं कि हम कौन सा मटेरियल किस पार्टी से किस रेट पे खरीदेंगे। तो जनाब ये हमारा परचेज ऑर्डर है। इसके बाद डिलीवरी नोट सप्लायर इशू करता है और किसको इशू करेगा? स्टोर को। स्टोर इस पे इंफॉर्मेशन की डिटेल है, चेक करेगा और रिसीविंग दे देगा। ठीक है जी मैंने परचेज ऑर्डर के मुताबिक चीजें वसूल की हैं और उस पर रिसीविंग दे देता है। फिर एक गुड्स रिसीट नोट बनता है। डिलीवरी नोट, गुड्स डिलीवरी नोट आपके सप्लायर ने भेजा था और स्टोर डिपार्टमेंट ने साइन करके वो सप्लायर को वापस दे दिया, वो सप्लायर की डॉक्यूमेंट थी। फिर आपके कंपनी की भी एक डॉक्यूमेंट होती है गुड रिसीट नोट, वो आपकी कंपनी की इंटरनल डॉक्यूमेंट है कि आपकी कंपनी में कोई भी माल वसूल होगा उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाई जाएगी और ये डॉक्यूमेंट भी ऑथराइज की जाएगी मैनेजर की तरफ से जाने से कि हाँ जी वाकई ही हमने ये चीज़ें सही क्वालिटी में वसूल पाई हैं।
ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है, ये परचेज डिपार्टमेंट को भी भेज दिया जाता है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी भेज दिया जाता है। परचेज डिपार्टमेंट को इसलिए ताकि उनके रिकॉर्ड में आ जाए कि भाई आपने जो परचेज ऑर्डर इशू किया था ना उसके मुताबिक ये चीज़ें आ गई। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को किस लिए कि भाई आपको जो परचेज ऑर्डर आया था ना परचेज डिपार्टमेंट से उसकी चीज़ें आ गई हैं, अब पेमेंट प्रोसेस कर लेना इनवॉइस जब आए तो। वेरिफिकेशन ऑफ गुड रिसीव्ड टू एनेबल पेमेंट, मकसद इसका क्या हुआ। फिर एक मटेरियल रिटर्न नोट भी होता है जी, एक डॉक्यूमेंट मटेरियल रिटर्न नोट कि आपने प्रोडक्शन को मटेरियल इशू कर दिया लेकिन या वो मटेरियल सूटेबल नहीं था, या वो मटेरियल डिफेक्टिव था, या वो मटेरियल एक्सेस हो गया। हो सकता है उन्होंने जब आपको इशू रिक्वेस्ट भेजी, प्रोडक्शन वालों ने जब इशू रिक्वेस्ट भेजी इसमें कुछ एक्सेस मटेरियल उन्होंने डिमांड कर लिया था, हिसाब किताब में गलती होगी। गलती ना हो बाय द वे, इसीलिए हमने इसकी ऑथराइजेशन डाली होती है। भाई एक बंदा रिक्वायरमेंट बनाए कि 100 डेस्कों के लिए कितनी लकड़ी चाहिए और फिर मैनेजर चेक कर ले कि कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन लेट्स अज्यूम इसके बावजूद गलती होगी, एक्सेस मटेरियल चला गया, तो वो मटेरियल फिर वापस किया जाता है और उसके लिए डॉक्यूमेंट यूज होती है मटेरियल रिटर्न नोट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है, स्टोर डिपार्टमेंट को इशू करता है और स्टोर डिपार्टमेंट इससे जो चीज़ें वापस आई हैं उनको वसूल करके स्टोर रिकॉर्ड अपना अपडेट कर लेता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे वापस मिल गई। जो इशू करता है तो भी स्टोर के अपने रिकॉर्ड में लिखता है, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं अभी हम देखेंगे, जब वापस आई तो भी लिखा। मटेरियल ट्रांसफ़र नोट भी एक डॉक्यूमेंट होती है। ट्रांसफ़र नोट क्या जी, हमारे पास हमने प्रोडक्शन हॉल नंबर 1 में जहाँ पे 50 डेस्क बन रहे थे उनको लकड़ी इशू की थी। प्रोडक्शन हॉल नंबर 2 में 200 डाइस बन रहे थे तो उनको भी कुछ मटेरियल इशू किया था, लेकिन इन लोगों की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी तो इनको कुछ मज़ीद लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। स्टोर ने अपने रिकॉर्ड में देखा कहीं मेरे पास तो लकड़ी ख़त्म हुई है, मैं तो ज़रा ऑर्डर दे कर मंगवाता हूँ बाज़ार से। तो फिर इन लोगों ने देखा कि भाई हमारा तो काम रुकने लगा है, ज़रा हॉल 1 नंबर 1 में जाके देखो उनके पास क्या हालात है काम के। तो पता लगा हॉल नंबर 1 में तो भी काम ज़रा स्लो चल रहा है, इनके बाद लकड़ी पड़ी हुई है, दे कैन वेट के नई लकड़ी आए उससे काम कर लेंगे। तो भाई ट्रांसफ़र कर दो थोड़ी देर की लकड़ी, हमें उधार दे दो, आप हमें दे दो, तो जब स्टोर के पास नहीं आएगी वहाँ से दोबारा ले लेना, आपका काम भी चलता रहेगा हमारा भी चलता रहेगा। बजाय उसके पास आपके पास लकड़ी पड़ी रहे और हम लकड़ी के इंतज़ार में फारिग बैठें। इदारा तो एक ही है, इदारा तो एक ही है, तो कोई बात नहीं, आप लकड़ी थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, जब नहीं आएगी वो आप लेके, आपका काम भी चलता रहेगा तब तक। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक इशू करेगा दूसरे डिपार्टमेंट को और साथ स्टोर को भी कॉपी दे दी जाती है ताकि वो भी अपने पास लिख ले कि जो लकड़ी डिपार्टमेंट 1 को भेजी थी ना उसमें से कुछ बी को ट्रांसफ़र होगी, उसका भी हिसाब पूरा रहे। गुड ट्रांसफ़र बिटवीन डिपार्टमेंट एंड अपडेट स्टोर रिकॉर्ड। तो ये जनाब हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं स्टोर में जो बनती हैं, कौन बनाता है, किसको भेजता है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है। हमने स्टोर इन्वेंट्री के सिस्टम को समझना है। ये सारा हमने डॉक्यूमेंट्स, ऑथराइजेशन, चेक्स क्यों डाले, ताकि कंट्रोल रह सके। जब हम प्रोडक्शन वाला मटेरियल मांगे ऑथराइजेशन डाल दी कि भाई जितना चाहिए उतना मांगना। जब स्टोर वाला परचेज रिक्वेस्ट दे हमने वहां पे भी ऑथराइजेशन डाल दी कि भाई जितना ज़रूरत है उतना ही खरीदा जाए। परचेज डिपार्टमेंट जब परचेज ऑर्डर इशू करे वहां पे भी हमने डाला कि भाई परचेज जो सप्लायर है ऑलरेडी अप्रूव्ड होना चाहिए, रेट उससे पहले एग्रीड होने चाहिए। और इसमें फिर एक और शर्त भी आ जाती है बात का कि भाई परचेज ऑर्डर पे अप्रूवल कौन देगा। उसमें भी ऐसा है अगर 1 लाख तक ऑर्डर है तो मैनेजर दे दे, लेकिन 2 लाख 1 लाख से ज़्यादा का ऑर्डर है तो फिर भाई सीईओ से भी अप्रूवल लेना। तो वहां पे भी अप्रूवल आ जाती है कि भाई चेक एंड बैलेंस रहे, कोई बंदा अनचेक ना रहे। इसी तरह जब इशू हो रहे हैं हर जगह हमने चेक एंड बैलेंस रखा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि भाई सबको पता हो कि अनअकाउंटेड फॉर, बगैर हिसाब किताब के कोई काम नहीं होगा। अगर आप अपने इदारे में हिसाब किताब नहीं रख पाते तो आपकी कॉस्ट लीकेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप अपने इदारे में
चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रख पाते कि भाई काम ये ए कर रहा है तो उसको चेक कौन कर रहा है, बी कर रहा है तो बी को चेक कौन कर रहा है। हर काम पे, हर फंक्शन पे अगर आप चेक नहीं रख पाते तो कॉस्ट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने सिर्फ इन्वेंट्री का रिकॉर्ड नहीं रखना, हमने इन्वेंट्री का प्रोसेस भी डिफाइन करना है कि इन्वेंट्री हम खरीदते कैसे हैं, इन्वेंट्री हम इशू कैसे करते हैं, इन्वेंट्री हम यूज़ कैसे करते हैं, उसका रिकॉर्ड ऑथराइजेशन किस अंदाज में रखा जाए कि कॉस्ट कम से कम रहे। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये जो मैंने इतनी ज़्यादा ये टर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, डिपार्टमेंट्स के नाम लिए, हमें इस पर नोट नहीं लिखने को आना, लेकिन हमें इस पर क्वेश्चन आएगा जिसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का नाम लिया जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का नाम लिया जाएगा और हमसे वो रिकॉर्ड मेंटेन करने को कहा जाएगा। वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करना हम सीखेंगे, लेकिन हमें इन डॉक्यूमेंट्स का नाम पता होना चाहिए, इन डॉक्यूमेंट्स के मकासद पता होनी चाहिए, तभी हम ट्रांजैक्शंस को समझेंगे और फिर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख पाएंगे। ठीक है, सो सिस्टम को भी समझना है, सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं उनको भी देखने हैं, उनका मकसद भी हमने सीखना है, और तभी हम सवाल को समझ पाएंगे और उसके मुताबिक हम रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे जो हमसे एग्जामिनेशन में रिक्वायर किया जाएगा। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल किसी पॉइंट के बारे में? नहीं, ये परचेज रिटर्न नोट बिल्कुल नहीं है, ये मटेरियल रिटर्न नोट है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल लिया था ना। यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये मटेरियल इशू रिक्वेस्ट भेजी थी कि भाई मुझे 100 डेस्क का ऑर्डर मिला, इसके लिए मुझे मटेरियल दिया जाए। आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो मटेरियल इशू किया, ये उस मटेरियल की वापसी है कि भाई कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा चला गया, कुछ बच गया हमारे पास, ये उसकी वापसी है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ मटेरियल से तो, इन टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री से तो अभी आप सबने कहा, आप लोग फेमिलियर हैं। तो ये जनाब इनकी ब्रीफ डेफिनेशन, रॉ मटेरियल आर कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ पीरियड एंड आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस, वेयर एज दोज रॉ मटेरियल दैट आर रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड आर ट्रीटेड एज करंट एसेट। अच्छा, इसमें ना एक एक्सपेंस का यहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो गया, हम अक्सर इसको एक्सपेंस कह देते हैं, आल्दो मैंने आपको एक्चुअल फ्लो इसका बता दिया कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे इनिशियली एक इन्वेंट्री से दूसरी इन्वेंट्री में कन्वर्ट होता है, और फिर वो जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ और फिनिश गुड की सेल पे एज कॉस्ट टू P&L वो चार्ज होता है। ये फ्लो आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता है कि रॉ मटेरियल जब कंज्यूम हुआ वो फिनिश गुड का हिस्सा बना और फिनिश गुड की सेल पे वो P&L में कॉस्ट चार्ज हुआ। लेकिन अक्सर हम रॉ मटेरियल की हद में कहते हैं कि रॉ मटेरियल जब कंज्यूम हो गया तो इट इज़ एन एक्सपेंस। ये एक आप कहते हैं ना एक नॉर्म है लैंग्वेज का, हम उसको रॉ मटेरियल कंजम्पशन को एज एक्सपेंस बोल देते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे वी शुड ऑल नो एज एक्सपेंस P&L को चार्ज नहीं हो जाता, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है। उसकी काउंटिंग भी अभी हम सीखेंगे और कैसे वो P&L को चार्ज होता है उसकी बात भी हमें थोड़ा सा आइडिया तो है, मजीद इस पर बात करेंगे। Work in process is the inventory which are in process of conversion into finished goods, but on which only partial costs have been incurred. This kind of inventory is called work in process and is treated as current asset. करंट एसेट्स की ट्रीटमेंट तभी रिक्वायर्ड होती है ना जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। आप प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे मैंने कहा 100 डेस्क का ऑर्डर आया हुआ है, 100 डेस्क का ऑर्डर मिला आपको 25 जून को, आपका साल खत्म होता है 30 जून को। 25 जून को 100 डेस्क का ऑर्डर आया, आपने रॉ मटेरियल इशू करवाया प्रोडक्शन हॉल में और प्रोडक्शन हॉल वाले ने उस पर काम शुरू किया। जब रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हॉल में आया, पहला स्टेप क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप मैंने कल परसों बताया था आपको। रॉ मटेरियल लकड़ी, पाइप, कपड़ा आ गया, डेस्क बनने हैं, पहला स्टेप क्या होगा? कटिंग। दूसरा स्टेप क्या होता है? असेंबलिंग। तीसरा स्टेप होता है फिनिशिंग। चौथा स्टेप होता है पैकिंग। पैकिंग के बाद फिनिश गुड रेडी फॉर सेल है और वेयर हाउस में चली जाती है फॉर डिस्पैच। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम 25 जून का ऑर्डर आया, हमने अभी कटिंग
की थी कि 30 जून आ गई, साल ख़त्म हो गया, तो 30 जून को फिर साल ख़त्म होता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है तो हमें 30 जून को हमारे पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल पोजीशन में ये भी बताना है। अब जब हम 30 जून को अपने एसेट्स देखने आते हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल किधर है, गोदाम में पड़ा हुआ है, फिनिश गुड किधर है, दूसरे गोदाम में पड़ा हुआ है, लेकिन फैक्ट्री में भी तो सामान पड़ा हुआ है जो कि इन प्रोसेस है प्रोडक्शन के। तो जो सामान हमारा इन प्रोसेस है, अभी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में फुली कन्वर्ट नहीं हुआ, पार्शली उस पर काम हो गया है, अभी शायद कटिंग हुई है, असम्बली और हमारी फिनिशिंग रहती है, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। है हमारा एसेट, है हमारा इन्वेंट्री, लेकिन अभी ना ये रॉ मटेरियल रही है, ना ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई है, ऐसी इन्वेंट्री को हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। कुछ इन्वेंट्री की सिर्फ कटिंग हुई भी है, कुछ इन्वेंट्री की कटिंग के साथ असेंबली भी होगी है, कुछ की पार्शल फिनिश भी होगी भी है, बट वो फिनिश गुड स्टोर में नहीं पहुंचे, तो हम ऐसी इन्वेंट्री को वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज फिनिश गुड्स, जिसमें हमने रॉ मटेरियल को इस्तेमाल किया, हमने मजीद खर्चे लगाए और फिनिश गुड्स कंप्लीट करके वेयर हाउस भेज दी, रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर डिस्पैच टू द कस्टमर। जो प्रोडक्ट हमारी हैं उनको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। चौथी इन्वेंट्री जिससे आपने कहा था फेमिलियर नहीं है, ये स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स होते हैं। किसी भी कंपनी के आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उठाते हैं तो उसमें दो इन्वेंट्रीज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे नज़र आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे आपको दो इन्वेंट्री नज़र आती हैं। एक होती है स्टॉक इन ट्रेड, मतलब बल्कि हेडिंग, मेन हेडिंग होती है करंट एसेट्स, और करंट एसेट में एक होती है स्टॉक इन ट्रेड और एक होती है स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। इन्वेंट्री में आपको नोट्स बनाने सीखे में आपने, तो अगर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का करंट एसेट की डिटेल बैलेंस शीट का फेस है, तो यहाँ पे एक नोट नंबर लिखा होगा, से नोट नंबर 4, ठीक है जी, से नोट नंबर 5। नोट नंबर आप 4 में जाओगे ना तो वहां पे लिखा होगा स्टॉक इन ट्रेड की हेडिंग, इसके नीचे आ रहा होगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। एग्जाम्पल हमें बताया गया नोट नंबर 4 में कि रुपीज़ इन मिलियन में हमारे पास 400 मिलियन का स्टॉक है, और यहाँ पे बताया जाएगा रुपीज़ इन मिलियन में कि 400 में से 200 का रॉ मटेरियल है, 50 का वर्क इन प्रोसेस है और 150 की फिनिश गुड्स हैं। ये है 400 का ब्रेकअप। इन्वेंट्री की टाइप्स में स्टॉक इन ट्रेड की एक मेन कैटेगरी आती है जिसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स क्लासिफाई होते हैं। ये स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, क्योंकि ये सारी आइटम बिजनेस में ट्रेडिंग के लिए हैं, मतलब आप इनको खरीदते हैं, कन्वर्ट करते हैं और फिर बेचते हैं। स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स होते क्या हैं? स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स में आपके पास होते हैं यहां पे क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अलावा भी तो मटेरियल यूज होते हैं ना बिजनेस में, लुब्रिकेशन ऑयल, ब्लेड, ये जो मैंने बातें कर रहा था, ग्लू फर्नीचर वर्कशॉप में। रॉ मटेरियल के अलावा जो मटेरियल यूज होते हैं उसको हम स्टोर में क्लासिफाई करते हैं। स्पेयर्स में हमारे मशीनरी के पुर्जे आते हैं, हमारी कटिंग मशीन है, हमारी असम्बलिंग मशीन है, हमारी जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन मशीनें होते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स, हम वो कुछ स्पेयर पार्ट्स भी अपनी फैक्ट्री में रखते हैं, ये भी हमारी इन्वेंट्री का हिस्सा होते हैं। मकसद क्या है कि चलते चलते किसी मशीन में कोई पुर्जा टूट जाए
तो हमें इंतज़ार ना करना पड़े कि वही बंदा बाजार जाएगा, पुर्जा लेके आएगा, टाइम लगेगा। हमारा क्या कहते हैं इसको, शटडाउन टाइम आएगा, आइडल टाइम आएगा, प्लांट बंद रहेगा। हम उससे बच सकें। हमने स्पेस अपनी फैक्ट्री में रखे होते हैं, ख़राब हुई मशीनरी, फ़ौरन पुर्जा निकाला, रिपेयर कर दिया। जी बेटा, फ्यूल शायद स्टोर में आएगा, आपके डीजल पड़ा हुआ है आपका, उसका जो जनरेटर में यूज़ होना है वो शायद आपका स्टोर में आएगा। स्पेयर में स्पेयर पार्ट्स आते हैं, जो हम स्पेयर पार्ट्स कहते हैं ना मशीनरी के, भाई एक्स्ट्रा पार्ट को ख़राबी बदलना पड़े। और लूज टूल्स में आपको प्लांट को ऑपरेट, जब प्लांट को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए आपको काफ़ी हैवी टूल्स चाहिए होते हैं, स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं। तो वो टूल्स भी आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा होते हैं, जो कि आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस टीम को आप इशू करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। टूल ख़राब हो गए उनके, उन्होंने नए टूल इशू करवा लिया आपसे। ऐसा नहीं हो कि वो मशीन को रिपेयर करने बैठे हैं, उनका कोई प्लास ख़राब हो गया तो उनके पास अब नया प्लास लेने के लिए फिर बंदा जाएगा बाजार, वो आएगा, काम शुरू होगा। सो हम पहले से बंदोबस्त करके रखते हैं कि हमारा ऑपरेशन स्मूथ चलता रहे, हमारे पास सारी चीज़ें बिफोर हैंड अवेलेबल हों। तो यही ब्रेकअप नोट नंबर 5 का भी इसी अंदाज में, सपोज़ एक 100 मिलियन के अगर स्टोर्ड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स हैं तो नोट नंबर 5 में यही ब्रेकअप यहाँ नज़र आएगा। हमें स्टोर्स कितने के हैं, स्पेयर्स कितने के हैं और लूज टूल्स कितने के हैं, ये ब्रेकअप यहाँ पे हमें नज़र आएगा। मे बी 50, मे बी 30, मे बी 20, ये 100 का ब्रेकअप ये नोट नंबर 5 में हमें मिलेगा ऐसे। तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पहला पेज है। इस पे ये करंट एसेट्स में 2 हेडिंग्स होती हैं और इन हेडिंग्स में हम ये 3 आइटम्स यहाँ आ रही हैं और ये 3 आइटम्स यहाँ पे हैं, लेकिन इसको हम यूजुअली एक आइटम ही कंसिडर करते हैं। ये तो 3 आइटम गिनी जा रही ना, 1, 2, 3, और ये एक चौथी आइटम के तौर पे कंसिडर की जाती है। आल्दो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नोट में इसको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बट इसको हम 3 तरह की इन्वेंट्री नहीं कहते, इसको हम 1 टाइप ऑफ इन्वेंट्री समझते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हैं, दिस इज़ 1 टाइप ऑफ इन्वेंट्री जिसके 3 हिस्से होते हैं। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अभी हमने कंप्लीट बैकग्राउंड डिस्कस किया है इन्वेंट्री सिस्टम के ऊपर। अभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे हम आए नहीं हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे हमने बात अभी शुरू करनी है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसका रिकॉर्ड, उसकी कॉस्टिंग कैसे की जाती है, एक प्रोडक्ट बनाने पे कितना खर्चा आया उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, वो बात अभी सारी करनी है। तो यहाँ तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? अच्छा, आज के इतना ही। कल इंशाअल्लाह हम जो वैल्यूएशन पार्ट है, जो कल इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, कल हम इंशाअल्लाह उस पर बात शुरू करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।